हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में आपका चैप्टर नंबर 5th है और हम चैप्टर नंबर 5th को अंतिम रूप देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके जो शॉर्ट नोट क्वेश्चंस हैं या नोट्स हैं उनको हम लोग आपका रेडी करेंगे। और साथ ही में आप लोग लोकतंत्र के जो अधिकार हैं उनको देख रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे आपका मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। और फंडामेंटल राइट के विषय में हम लोग एक एक करके आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे और उनको देखेंगे और उनको समझेंगे और इन सब पर आपका अच्छा तरीके से हम लोग आपका बात कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर एक बार जरूर रिवीजन करेंगे और रिवीजन के दौरान अगर कोई भी आपको डाउट है, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे ले सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हम लोग बात कर रहे थे आपका लोकतांत्रिक अधिकारों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम एक एक करके इन पर सबको आपकी नजर डालेंगे। और सबसे पहले अधिकार को हम लोग आपका देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका अधिकार होता है समानता का अधिकार, हमारे संविधान में वर्णित है। फिर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद आप लोग देखेंगे फिर आपको मिलेगा शोषण के खिलाफ अधिकार, फिर आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे आपके आप देखेंगे तो आपको ये बच्चों आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। 6 मौलिक अधिकार है, इनको लिख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और शिक्षा का अधिकार। ठीक, ये इनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और एक एक करके इन सभी पर आपका बात करना है और इनको देखेंगे। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आप देखोगे कि वो अपने जन्म के आधार पर या किसी खास दावे के आधार पर वो कुछ आपका दावा नहीं कर सकता कि मैं अगर प्रधानमंत्री का लड़का हूं तो मैं ये चाहिए, ये प्रोटेक्शन, ये चीजें ऐसे चाहिए, स्पेशल राइट्स हैं। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए, कुछ साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें आम नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। अब देखिए, जब उन पर इस तरह के मामले चल रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं तो कैसे जा रहे थे बच्चों? एक आम नागरिक की तरह उनको अदालत में आपका जाना पड़ता था। अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान के समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके साफ किया गया है। सरकार ने किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म के स्तर पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल पे किसी न किसी प्रवेश में रोका जा सकता है। इस प्रकार के सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घर, सड़क, खेलों के मैदान, सार्वजनिक भवनों का इस्तेमाल व वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं पर जातीय व्यवस्था हमारे समाज में कुछ आपको समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। सरकारी नौकरी पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। सरकार ने किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी आपका नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता जो है वो घोषित की है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारत ने नौकरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकार द्वारा योजनाओं के तहत कुछ नागरिकों को स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। आप सोच सकेंगे कि आरक्षण के आधार पर किसी तरह की व्यवस्था सरकार के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं होता। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने की क्या हो, उसको अवसर क्या हो आपके उपलब्ध हो। कैसा? उसकी क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि किसी की क्षमता नहीं है और आप उससे क्या करा रहे हैं, इतना बड़ा आप काम करा रहे हैं। तो ये भी हमें देखना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर
जरूरी है कि यह आरक्षण रहता है कि, और इस बात से वो आपका स्पष्ट होता है, यहाँ से आप उनको आप देख सकते हैं या उनके अवसर को सुनिश्चित कर सकते हैं। आरक्षण यही कहता है कि इस बात को स्पष्ट संविधान में स्पष्ट रूप से कहने की तरह इसको क्या समझ सकते हैं हम, इसको समानता का जो उल्लंघन है, हम उसका उल्लंघन नहीं है। यानी कि अगर आप कहें कि समानता के अधिकार के तहत अगर हम लोग आपका रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की बात करें, तो आरक्षण क्या नहीं है, इसका उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर लागू होता है। विज्ञान संविधान सामाजिक भेदभाव का एक बड़ा बाप का प्रबल और छुआछूत रूप का जिक्र है और सरकार को निर्देशित करता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यह छुआछूत का मतलब खास जातियों के लोगों के शरीर से छूने भर नहीं है कि अरे कि आप अगर आज छुआत मानते हैं, जो अनटचेबिलिटी को मानते हैं, पहली बात तो गलत करार दिया गया है। और मान लीजिए अगर आपने किसी खास जाति के लोगों को छू लिया, उनके शरीर को छूने भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं आचरणों को गलत कर देता है जिनसे किसी खास जाति के जन्म के लोग नीचे से दिखता है, साथ ही उनके तरह के बालक व्यवहार किए जाने चाहिए। इसलिए संविधान ने अछूतों को दंडनीय अपराध घोषित किया है। क्या किया है आपको? अछूतों को आपका दंडनीय जो अपराध है वो घोषित किया है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं ना होना, व्यवहारिक जीवन का मतलब होता है। हमारे मामले में किसी किस्म की दखल अंदाजी ना होना, सरकार ना होने, व्यक्ति काम ना होना, समाज में न रहना, लेकिन समाज में चाहे अपने मनमानी ढंग से काम चले। यदि कोई हमें आदेश देता है तो संविधान भले करें। संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं बाप का दी गई हैं। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमाव होने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी देश भाग में रहने और आपके बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी काम करने या धंधा चुनने की आपका स्वतंत्रता। आप इस तरह से आजाद हैं। आप कहीं भी अपना कुछ बोल सकते हैं। आप किसी भी मतलब अपने देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी देश में रहने और बसने का अधिकार रखते हैं। कोई भी अपना काम धंधा चुनने या अपना पेशा चुनने का अधिकार रखते हैं। ये सारे राइट्स दिए गए। अगर आप इनको देखोगे तो आर्टिकल 19 का ए में ये साथ शुरू होगा, ABCDEF करके पूरा आपको ये मेंशन मिल जाएगा। मैं आपको इस लेक्चर के बाद आपको बहुत अच्छे से लिखा दूंगा कि किस तरीके से क्या चीज है और कैसे है और क्या है स्वतंत्रता का मतलब, इसको हम लोग देख लेंगे। यदि हर नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। यानी कि आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको आजादी मिली है तो आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे हो सकता है। आगे देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा ना करे। अब ऐसा ना हो जाए कि सार्वजनिक स्थान पर कोई परेशानी पैदा कर दे या कोई ऐसी चीज हो जाए या फिर किसी की जो आजादी है उसका खंडन करे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। यानी अगर आपको स्वतंत्रता मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें आपका लाइसेंस पा लें और आप कुछ भी करें। इसी कारण समाज में व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। क्या कर सकती है कि सरकार इन पर कुछ किस्म की जो आपकी पाबंदियां हैं वो आपका लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र में एक बुनियादी विशेषता है कि अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न स्वरूप में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों के स्वतंत्र ढंग से विचार और संवाद करके ही विचारों और अभिव्यक्तियों का विकास होता है। आपकी राय में दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक तरफ सोचते हैं, तभी आपको लगता है कि राय व्यक्ति को अलग है। आप सरकार की नीतियों या संगठन के गतिविधियों से सहमति रखते हो। आपने माँ बाप या दोस्त रिश्तेदारों के बीच बात करते हुए सरकार की किसी नीति या संगठन के गतिविधियों की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने विचार को पर्चा छपवाकर अखबार पत्रिकाओं में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई अपनी भाषा व्यक्त करनी है तो अखबार में इन सब चीज माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक,
यदि आप काम चित्रकार, कविता, संगीतकार भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्रता का उपयोग कर वहाँ किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति हिंसा के खिलाफ में बढ़ा सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को झूठी बातें कहने, उसकी प्रतिष्ठा गिराने की बात के लिए प्रचार कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने की, बैठक करने की, धरने जुलूस करने का अधिकार है। ये सब किसी न किसी समस्या, अब आपके चर्चा, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए, जनता के लिए जनमत करने या किसी चुनाव के उम्मीदवार पार्टी को वोट करने के लिए है। पर ऐसा शांतिपूर्ण धरना होना चाहिए। आप धरने निकाल सकते हैं, आप जुलूस दे सकते हैं, ये सारे राइट्स हैं। लेकिन इसमें चीज करी गई है, ऐसा करने के लिए आपको बैठकें कैसी होनी चाहिए, शांतिपूर्ण आपका ढंग से होनी चाहिए, जिससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों के और गतिविधि में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रहना चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर संघ बनाते हैं, या किसी शहर के लिए कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस प्रकार के जो आपके संगठन है वो आपका बना सकते हैं। किसी भी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं, आपका बस सकते हैं। जैसा कि असम में कोई व्यक्ति हैदराबाद में वयस्क व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसे इस शहर को देखा भी हो या ना हो, पर कोई संपर्क ना हो, फिर भी यह भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर वो अपने लिए रोजगार, व्यवसाय, इस तरह की जो आपकी चीजें हैं वो सब कर सकता है। उसको पूरे जो राइट्स हैं वो आपका दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जो अधिकार है वो आपका वंचित हो जाएगा या उसको चीजें नहीं मिलेंगी। सबको बराबर अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसी अधिकार के चलते लाखों गांव के निकले शहरों और देश के गरीब इलाकों में निकलकर समृद्ध आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ काम करें। महिलाओं में यहाँ तक कहा जा सकता है कि फला काम करने के लिए नहीं है, कि आप महिलाओं को ये भी नहीं कह सकते कि आप ये काम नहीं कर सकती, ऐसा है। ये सब चीजें तो हमको देखनी होंगी। पिछड़ी और कमजोर जाति के लिए लोगों को नहीं कहा जा सकता कि वे पारंगत पेशे की हैं। संविधान कहता है कि आपका किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि कानूनी आधार पर ही सरकार या पुलिस गिरफ्तार कर किसी नागरिक को नहीं कर सकती। अगर वे ऐसा करेंगे तब भी उन्हें कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे नियम हैं जो उन नियम का उनको पालन करना पड़ेगा, तभी ऐसा होता है। गिरफ्तार या आपके हिरासत के लिए व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी करने के लिए निजी कुछ कारण दिए गए हैं। उन कारणों का बताना होगा। गिरफ्तार या हिरासत में लेने के लिए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के अंदर 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करना होगा। कि क्या करना होगा? कि 24 घंटे के अंदर वो उनको प्रस्तुत करें। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील करने का अधिकार होता है। आइए इस बात में हम गुआंतानामो वे कोसावे को याद करें कि इन दोनों मामले में शिकार लोगों की स्वतंत्रता में सबसे बुनियादी दो चीजें थी, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित। क्या थी? जीवन सुरक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। ये दो उनको राइट्स क्या थे? आपके मिले हुए थे। तो ये अधिकार था आपका समानता का अधिकार और आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इनको हमने पढ़ लिया। अब एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, हरासमेंट जिसको बोलते हैं। इसके विरुद्ध भी क्या है? आपका अधिकार है, और उस अधिकार को हमको देखने की थोड़ा सा आवश्यकता है। स्वतंत्रता और बारी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो सकता है कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी में संविधान के में लिखा रूप दर्ज करने का फैसला किया है ताकि कमजोर वर्ग का शोषण ना हो सके। संविधान ने खास तौर पर 3 बुराई का जिक्र किया है और उन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला है संविधान मनुष्य के अवैध व्यापार। पहला क्या है?
कि आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते कि जो संविधान ने आपको राइट्स दी हैं आप उनका आप उल्लंघन करें, या आप क्या नहीं कर सकते, संविधान में मनुष्य जाति का अवैध व्यापार निषेध है, यानी कि आप मनुष्य को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनकी अनैतिक काम के लिए शोषण होता है। कह रहे कि ज्यादातर क्या करते हैं, औरतों को खरीदा जाता है और उनका शोषण किया जाता है और उनको देखा जाता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार यानी कि जबरन काम करने का निषेध करता है। बेगार का मतलब है कि आपने काम किया है और आपको क्या नहीं मिली है, आपको उसका वेतन नहीं दिया है तो वो वेतन कम है तो बेगारी में आता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के मुफ्त या थोड़े से अनाज गंवाने में जबरन काम पड़ना पड़ता है। जब यही मजदूर काम को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तीसरा, संविधान में बाल मजदूरी निषेध है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे में बंदरगाह जैसे खतरनाकों में कोई भी और 14 वर्ष से उम्र के लिए काम नहीं कर सकता है। कि कोई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो वो भी क्या नहीं कर सकता, इसमें काम नहीं कर सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंगों भरने जैसे काम में बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून शामिल है। कह रहे कि ये सब चीजें क्या करी गई हैं, इसमें आपका शामिल है और ये सब चीजें इसमें हैं और हम इनको शामिल नहीं कर सकते और इनको आपका नहीं देख सकते। ठीक, अगला है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को हम लोग देखें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। और देखिए, हर एक आप देखेंगे हमारे देश में हर किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उपासना करने, उसकी पूजा करने, इन सब के क्या है वो राइट्स उनको दिए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर पर चौकस थे। उन्हें स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जा दिया है। आपने अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों में समान भारत में अधिकांश लोग अलग अलग तरह के धर्म मानते हैं। कुछ लोगों को आपका किसी भी धर्म को मानने, धर्मनिरपेक्षता को सोचने पर आधारित है। अगर शासन का काम करने व्यक्ति के बीच मामलों को देखते हैं कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले नहीं हो सकते। धर्मनिरपेक्ष शासन वह शासन है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता आपकी नहीं होती। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का सिंपल सा ये मतलब है कि जहां पर आपका कोई भी धर्म किसी देश का ना हो, किसी को ऑफिशियल मान्यता नहीं दी गई। धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों के प्रति शासन का समता आपका शामिल है। हम भारत में कहते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। सिंपल इसका ये मतलब है कि भारत राज्य का, भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। वो सर्व धर्मों को समान मानती है। वो किसी एक खास धर्म का आपका प्रमोट नहीं करती। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों में उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। उदासीन बिल्कुल लिबरल रहें और निरपेक्ष रहें। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धर्म समूह या पंथ को धार्मिक कार्य प्रबंधन आजादी उस पर विचार करने का है और किसी को झांसा देकर फेरा करना, लालच देना, उसमें धर्म परिवर्तन करना है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। अपना धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण करने का ही अर्थ है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि आपका नहीं दे सकता। अगर तुम चाहे कि जी हमारा देवता तो आपका पशु बलि मांगता है, नर बलि मांगता है और मैं तो पूजा है, मैं धर्म की आजादी है तो मैं किसी व्यक्ति को मार सकता हूं, तो ऐसा आपको कानून, ये कोई आपको राइट्स जो है बच्चों वो आपको किसी को नहीं देता कि आप किसी धार्मिक आधार में, धार्मिक आस्थाओं के अनुसार आप किसी व्यक्ति का मर्डर कर दो, उसकी डेथ कर दो। तो ये राइट नहीं है क्योंकि इनको पूर्णतः बैन किया हुआ है हमारे कोर्ट ने। औरत को कमतर मानने, औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाज के आचरण की अनुमति नहीं है। कोई ऐसा लगता है कि औरतों की वैल्यू को कुछ आपका कम करेगा, उनकी चीजों को गिराएगा, तो ऐसी स्थिति में वो कोई चीज आपका नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते केवल आपको सफेद कपड़ा पहनना है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार भी देना नहीं है। न ही ऐसा शासन जिसमें किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा आपका दे सकता है।
उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए, उसके रखरखाव के लिए या किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है। सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी किस्म के धार्मिक निर्देश नहीं होने चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वह किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी को धार्मिक निर्देश करने के लिए पाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अगर आप किसी शैक्षणिक संस्थान के संचालन का कोई निजी संस्था करती है तो वह किसी व्यक्ति को प्रार्थना लेने, हिस्सा लेने या उनके लिए कानून पालन करने के लिए आपका मजबूर नहीं कर सकती। कि अगर मान लीजिए कहीं मुस्लिम धर्म की पूजा हो रही है, कहीं सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, तो अगर कोई और धर्म का व्यक्ति है तो उसको वैसी पूजा करने, प्रार्थना करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते, आपका बेवस जो है आपको नहीं कर सकते, वो उनको फोर्सफुल नहीं कर सकते कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा या करना चाहिए। के लिए कोई गारंटी नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक। अगला है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकार की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। अब एक शब्द आया है अल्पसंख्यक, मैंने कल भी बताया है, जो किसी धर्म या समुदाय की तुलना में दूसरे की संख्या कम हो हम उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसका सीधा सा कारण है कि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप को बहुसंख्यक को ज्यादा ताकत देती है। अल्पसंख्यक को ही भाषा, संस्कृति, धर्म और विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों को भाषा, धर्म, संस्कृति के प्रभाव को पिछड़ते चले मानेंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या सांस्कृतिक वाले किसी भी समूह को अपने भाषा और संस्कृति से बचाने का अधिकार है। कह रहे कोई नागरिक है, भाषा है, कोई व्यक्ति है, उसको अपनी भाषा को बचाने का और अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का ये सारे अधिकार उसको दिए गए हैं। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धार्मिक या धर्म के भाषा के आधार पर दाखिला के लिए नहीं रोका जा सकता कि आपका धर्म ये है, आपकी भाषा ये है, इसके आधार पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। तो ऐसे आपका किसी भी व्यक्ति को जो है आपका वंचित नहीं कर सकते। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उसको चलाने का अधिकार है। यह अल्पसंख्यकों का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वाले लोगों को बहुमत होगा। अगर वह भाषा बोलने में अल्पसंख्यक होंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले बहुमत है पर कर्नाटक में वो क्या है, अल्पसंख्यक है। पंजाबी सिख बहुसंख्यक है पर राजस्थान, हरियाणा में ये अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो यहाँ भी इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे अल्पसंख्यक है, क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं, कह रहे कि हमको ऐसे कोई अधिकार है, ये हमको कैसे मिल सकते हैं, इनके विषय में थोड़ा देखिए। यदि भी अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब ये सभी किसी न किसी के काम नहीं। अगर इन गारंटी के माने तो और भाई इनको लागू करें तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार आपके महत्वपूर्ण हैं। कह रहे जो संविधान में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कैसे हैं, आपके महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपरोक्त अधिकार में लागू करने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू करने का उपाय भी है। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है। कह रहे इन सब अधिकारों को लागू कराने के लिए एक अधिकार हमारे पास है, जिसे हम क्या बोला गया है, ध्यान रखना है आपको, इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में आप इसका प्रावधान पढ़ सकते हैं और उसमें रिट आपकी 5 प्रकार की जो रिट हैं, उन 5 प्रकार की रिटों की आपका चर्चा की गई है। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हैं और अन्य अधिकारों को प्रभावी बना सकते हैं। संभव है कि कई बार हमारे अधिकार का उल्लंघन कोई नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार कर रही है, तो पर हमें इसे हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन ना हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। अगर लग रहा है कि हमारा कोई मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आपका इसमें रोक सकते हैं और इसको आपका देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक, अगर मौलिक अधिकार का मामला हो तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। किसी भी कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा हृदय कहा है।
कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है कि संविधान का उपचार यानी कि अनुच्छेद 32 क्या है, हमारे संविधान की आत्मा है और क्या है, हृदय है। ये किसने माना है, ये ध्यान देना है बच्चों, ये माना है आपको किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधिता फैसले से ऊपर है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून नहीं बना सकते, कोई भी फैसला के लिए नहीं ले सकता। कार्यपालिका, विधायिका किसी के भी फैसले या काम करने के मौलिक अधिकार को हनन करने, उसमें कमी करने, फैसला करने या काम की अवधि हो जाए तो हम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीति और फैसलों को राष्ट्रीयकृत बैंक और बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं नीतियों को फैसला करने के लिए चुनौती आपका दे सकता है। क्या कर सकता है, इन सब के लिए आपकी चुनौती जो है, जो फैसले है वो आपका दे सकता है। वे भी व्यक्ति या निजी संस्थान के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दाखिल दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में दिशा निर्देश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार है। अब देखिए, चाहे आपका सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अगर कोई ऐसा वॉल्यूशन होता है उसके मामले में वो क्या कर सकता है आपका बच्चों, ध्यान देना है, वो आपका रिट दायर कर सकता है, यानी कि वो आपका रिट जारी कर सकता है। ये किसको अधिकार दिया गया है, ध्यान देना है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या है, ये आपके अधिकार हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखिए, अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना आपका दिला सकती है, और जिनके साथ कोई भी ऐसे गड़बड़ी हुई है, कोई भी उसको शिकार का पाठ हुआ है, तो उनको हर्जाना यानी कि उन पर मानहानि का केस के माध्यम से उसको वो उनको हर्जाना या कुछ पैसा दिलवा सकती है। गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में आप देखेंगे कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने पढ़ा था आपका न्यायपालिका, और हमने देखा था कि स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोगों ने कहाँ से ली थी बच्चों, हमने जो हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका का जो आपका प्रावधान है वो अमेरिका के लिखित संविधान से हमने प्रेरित होकर अपने यहाँ कार्यपालिका विधायिका को हमने न्यायपालिका को हमने इन दोनों से बिल्कुल उसको सेपरेट रखा है कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकार के लिए जो कुछ जरूरी है वह सक्षम है। मौलिक अधिकार के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत जा सकता है, पर अब इस मामले में सामाजिक और सार्वजनिक हित का है तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकार को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार के मामला है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, वो आपका कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, कोर्ट। ये उसको राइट्स क्या हैं आपके प्रोवाइड किए गए हैं। कहाँ जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। अब ऐसे मामले में जनहित याचिका जिसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैंने आपको न्यायपालिका वाले चैप्टर में पढ़ाई थी कि PIL के माध्यम से लोगों में आजकल न्याय दिलाने की जो सक्रियता बढ़ी है और जो हमारी न्यायपालिका की एक सशक्त पहल मानी जाती है PIL, और जिसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं और वो इतना सक्षम नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके बिहाफ के लिए PIL को दायर कर सकता है। ठीक, इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी भी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा करने सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले में जज या पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठ जाता है, यानी कि आप न्यायालय जाओ तब भी काम हो जाएगा, और अगर आप जज के नाम पर अगर आप पोस्ट कार्ड लिख देते हैं तब भी आपकी PIL क्या होती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है। अगर न्यायाधीश को लगता है कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों को चोट पहुंच रही है तो वो मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकता है, यानी कि PIL को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने PIL लगा दी और उसको लगा ये तो कोई लॉजिकल नहीं है, बिना बात PIL, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको लगना चाहिए कि हाँ ये वाकई में कैसा है, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और इस प्रकार तो वो क्या कर सकता है, उसको सेफ कर सकता है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात कर रहे थे इसमें हम लोग अधिकारों का बढ़ता आपका दायरा, 4.5 इसकी यूनिट है और लास्ट यूनिट है आपका चैप्टर की, हम उसको देख लेंगे। हमने इस अध्याय की शुरुआत के महत्व के बारे में आपकी चर्चा की थी। इस अध्याय में ज्यादातर हमने ध्यान दिया है कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार पर ही रहे।
आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है कि मौलिक अधिकार बाकी सब अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान हमारे कानून और हमारे बहुत सारे अधिकार देता है और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ गया है। और कह रहे कि निरंतर साल दर साल क्या हो रहा है, जो हमारे राइट्स हैं, जो उनका दायरा है वो आपका बढ़ता जा रहा है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ गया है। प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकार का विस्तार है। यही नहीं है कि अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय में बन चुकी है। 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना देने वाला अधिकार वापस कर दिया है। यही अधिकार विचार और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत है। हम सरकारी दफ्तरों में सूचना मांगने और पाने का अधिकार रखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया स्तर देते हुए भोजन के अधिकार को शामिल कर लिया है। साथ ही में अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार तक सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले क्या था, संपत्ति रखने का अधिकार क्या था, आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। संविधान अधिकार पर वैधानिक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन संविधान रखना कैसा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये ध्यान रखिए। यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, कैसा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट है। चुनाव में वोट देने का अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा है, चुनाव में बाप का वोट देना बच्चों कौन सा अधिकार है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका चुनाव में वोट देने का जो आपका अधिकार है, ये पूरा आपका संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानव अधिकारों का विस्तार होता है। ये आपका दरअसल सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून के द्वारा मान्यता हो सकती है या और भी नहीं है, ठीक है। और इनका अर्थ है कि जैसे हम पहले की भाषा के माध्यम से बता सकते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, वो सर्वमान्य से नैतिक देवे माने और उन्हें कानून रूप दे रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संधि और प्रतिज्ञा पत्र ने भी अधिकारों के दायरे को बढ़ाने में मदद की है। यानी कि निरंतर जो है आपका जो हमारे अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनका जो दायरा है वो आपका बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर नए समय अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों का हिस्सा हासिल हुआ है। समाज के विकास, नए संविधान के निर्माण, साथ ही नए अधिकार सामने आए हैं। संविधान बनने, आयाम अध्याय में रखने। दक्षिण अफ्रीका संविधान में नागरिकों में कई तरह के नए अधिकार आपके जुड़े गए हैं। तो बच्चों, आज के इस बाप के लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों ने जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों के बारे में आपने विस्तृत से आपकी चर्चा की। चाहे आपका समानता का अधिकार हो, चाहे आपके शोषण का अधिकार हो, चाहे आपका बच्चों धार्मिक का अधिकार हो, चाहे आपको धार्मिक शिक्षा का अधिकार हो, क्लियर है, और चाहे आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। आपने मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ा, उनकी पूरी संपूर्ण व्याख्या आपने पढ़ी, कैसे सरकार उसका संरक्षण करती है, कैसे व्यक्ति के लिए है और कैसे आप उनका पालन करा सकते हैं, कैसे न्यायपालिका हमारी सशक्त है। इस सब विषय में आपने इस लेक्चर के माध्यम से उनको बहुत अच्छे से देखा और पढ़ा और समझा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपने चैप्टर को रिवीजन करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे ले सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।